कहानी की शुरुआत सुबह से होती है। ऐना का बेटा जेन उसे जगाता है क्योंकि वो बाहर जाने के लिए बहुत उत्साहित था। वो अपनी माँ से कहता है, चलो बाहर चलें, मुझे स्विमिंग करने जाना है। ऐना समझाती है कि आज नहीं, उसे काम पर जाना है और जेन को स्कूल जाना है। अचानक एक तेज गरज की आवाज़ आती है। ऐना खिड़की से बाहर देखती है और मौसम बहुत खराब देखती है। बारिश बहुत तेज हो रही है, सड़कें बाढ़ से भरने लगी हैं। ऐना को एहसास होता है कि उसका बेटा पानी देखकर स्विमिंग करने की जिद कर रहा था। दुर्भाग्यवश उसे स्थिति इतनी गंभीर नहीं लगती कि शाम को काम छोड़ दे। वो नाश्ता बनाने लगती है और जेन का ख्याल रखती है। तभी उसे अपनी माँ का फ़ोन आता है, जो उसके हालचाल पूछती है। नाश्ता तैयार करते समय ऐना को एक अजीब आवाज़ सुनाई देती है, जैसे बाथरूम का नल खुला छोड़ दिया गया हो। जैसे ही वो पीछे मुड़ती है, वो पूरी तरह चौंक जाती है कि खिड़की से पानी अंदर घुस रहा है और उसका पूरा अपार्टमेंट बाढ़ से भर रहा है। हालांकि वो उस समय तीसरी मंजिल पर थी, वो घबरा जाती है और तुरंत अपना सामान पैक करने लगती है। तभी मैनेजमेंट से अनाउंसमेंट होता है कि बाढ़ का पानी बिल्डिंग की तीसरी मंजिल तक पहुंच गया है और सभी को ऊपरी मंजिलों पर जाना होगा। लिफ्ट भी खराब हो गई हैं। जेन बहुत शोर मचा रहा है, बार बार ऐना से स्विमिंग करने की जिद कर रहा है। ऐना उसे डांटती है, उसे टेबल पर बैठाती है और पैकिंग जारी रखती है। तभी उसे अपनी कंपनी के सिक्योरिटी एजेंट का फ़ोन आता है, जो उसे बचाने आ रहा है। वो उसे कहता है कि समय बर्बाद करना बंद करो और तुरंत ऊपर चली जाओ। अचानक बिल्डिंग की लाइटें चली जाती हैं और ये फ़ोन और उसके बाद की बिजली कट ऐना को और ज़्यादा घबरा देती है। वो बस जेन की दवा लेती है और भागने वाली होती है, लेकिन जेन कहीं नजर नहीं आता। उसे याद आता है कि डांटने पर जेन हमेशा अलमारी में छिप जाता है। इस बार भी वो वहीं था। जेन को पीठ पर लाद कर वो जल्दी से अपार्टमेंट से निकलती है और कॉरिडोर की ओर जाती है। कॉरिडोर लोगों के सामान से भरा हुआ है। लिफ्ट इतनी भीड़ से भरी है कि ओवरलोड होकर हिल भी नहीं रही। ऐना समय बर्बाद नहीं करती और सीढ़ियों की ओर जाती है, लेकिन सीढ़ियां भी बहुत भीड़ भाड़ वाली हैं। ये देखकर ऐना दूसरी इमरजेंसी सीढ़ियों की ओर दौड़ती है। वो जल्दी से ऊपर चढ़ने लगती है और नीचे देखती है कि बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है और पानी तेजी से ऊपर उठ रहा है। 2 मंजिल चढ़ने के बाद आगे का रास्ता ब्लॉक हो जाता है। ऐना ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन पानी में लाशें देखकर डर जाती है। वो नीचे वापस आती है तो वही सिक्योरिटी एजेंट मिलता है, जो उसे ढूंढ रहा था। इस समय उसके साथ जेन कंफ्यूज हो जाता है। माँ का हाथ छोड़ता है और भीड़ में चला जाता है, लोगों के बीच गायब हो जाता है। ऐना बहुत घबराई हुई उसे ढूंढने लगती है। वो अपने सिक्योरिटी चीफ से भी उसे ढूंढने को कहती है। तभी अचानक वो देखती है कि खिड़की की ओर एक बहुत बड़ी पानी की लहर आ रही है। अगले ही सेकंड में लहर खिड़की तोड़कर पूरे अपार्टमेंट फ्लोर को बाढ़ से भर देती है। ऐना का सामान और संपत्ति बह जाती है और ऐना घबरा जाती है। बेटे को ढूंढने के लिए वो पानी में कूदकर उसके लिए तैरने लगती है। आखिरकार ऐना जेन को ढूंढ लेती है, लेकिन वो बेहोश है। उसे पानी से बाहर निकालकर ऊपरी मंजिल पर ले जाने की कोशिश में वो खुद भी बेहोश हो जाती है। सौभाग्य से सिक्योरिटी एजेंट उन्हें दोनों को बचाता है और फिर सीपीआर से होश में लाता है। सिक्योरिटी एजेंट का नाम ह्यू है। ह्यू बताता है कि एक एस्ट्रॉयड पृथ्वी से टकराया है, जिससे दुनिया भर की बर्फ पिघल गई और बाढ़ आ गई। वो ये भी बताता है कि आज ही पूरी ह्यूमैनिटी खत्म हो सकती है, क्योंकि पानी का तेजी से बढ़ना पहले ही जापान के आधे से ज्यादा हिस्से को निगल चुका है और कुछ घंटों में पूरी दुनिया को निगलने की उम्मीद है। दिलचस्प बात यह है कि हमें पता चलता है कि ऐना की कंपनी ऐना को बचाना चाहती है, क्योंकि वो एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। वो आर्टिफिशियल इंसानों को बनाने का काम कर रही है, जो बचे हुए दुनिया को फिर से बसाएंगे मानव एक्सटिंक्शन के बाद। ऐना को इन आर्टिफिशियल इंसानों के लिए एक इमोशन इंजन बनाना था, जो अभी टेस्टिंग में था। ये इमोशन इंजन इन आर्टिफिशियल इंसानों को असली इंसानों जैसे भावनाओं से लैस करेगा। इस बीच हम देखते हैं कि अपार्टमेंट में गैस लीक हो जाती है, जिससे एक बड़ा विस्फोट होता है, जो पूरी मंजिल को आग लगा देता है। तीनों अपनी जान बचाने के लिए बालकनी से ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। ह्यू पहले जेन को ऊपर उठाने की कोशिश करता है, लेकिन नीचे से जेन ऐना का हाथ नहीं छोड़ता और ऐना पानी में गिर जाती है। वो मान लेते हैं कि ऐना खो गई। हालांकि पता चलता है कि ऐना अभी भी ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही है और पानी के नीचे वो एक बच्चे की आवाज़ सुनती है, जो लिफ्ट के अंदर फंसा है। ऐना बच्चे को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन फेल हो जाती है।
इस पल में एक और बड़ी पानी की लहर आती है जो एना को फिर डुबो देती है। ये लहर उसे अपने पिछले दुर्घटना की याद दिलाती है, वो तालाब वाली जो उसके पति की मौत का कारण बनी थी। आखिरकार एना ऊपरी मंजिल पर पहुंचती है और अपने बेटे को गंभीर हालत में पाती है। उसे मिर्गी का दौरा पड़ रहा है, उसका शरीर बीमारी से कांप रहा है। एना के पास उस समय कोई दवा नहीं है, इसलिए वो पुराने कपल के किचन से मटेरियल लेकर खुद बनाई हुई घरेलू दवा जेन को देती है। एना का बेटा ठीक नहीं हो रहा और उसका ब्लड बढ़ रहा है। एना बहुत व्याकुल हो जाती है और ह्यू एना से कहता है कि उसे छोड़कर यहाँ से निकल जाओ, लेकिन एना अपना बेटा कैसे छोड़ सकती है। तब वो कहता है, एना प्लीज उसे छोड़ दो, ये कोई बच्चा नहीं है, ये सिर्फ डेटा है। तुमने इसे बनाया है और तुम इसे फिर बना सकती हो। अपनी जान बचाओ और यहाँ से निकलो। लेकिन ये सुनकर एना की दुनिया जैसे रुक जाती है, वो इस सच को स्वीकार नहीं कर पाती। सीन फ्लैशबैक में कट होते हैं और दिखाया जाता है कि उस समय एना अपने बॉस से बात कर रही थी। कंपनी ने इस बच्चे को एना को टेस्ट सब्जेक्ट के रूप में दिया था और उस समय एना बॉस से बच्चे की देखभाल लेने से इनकार कर रही थी, कह रही थी कि वो इसके लिए सक्षम नहीं है। तब पता चलता है कि बच्चा वास्तव में लैब में बनाया गया था और एना खुद उस प्रोजेक्ट का हिस्सा थी। उस समय बॉस ने उसे कुछ महीनों के लिए रखने को कहा था। एक बार इमोशन इंजन पूरा होने पर कंपनी बच्चों को वापस ले लेगी। सीन वापस वर्तमान में आता है और हम देखते हैं कि जेन की हालत काफी सुधार हो गई है। वो एना से कहता है, मुझे बीमार होना पसंद है क्योंकि जब मैं बीमार होता हूँ तो मुझे तुम्हारा प्यार मिलता है माँ। हमें दिखाया जाता है कि तूफान कुछ देर के लिए रुक गया है, धूप भी निकल आई है, उन्हें सांस लेने का मौका मिलता है, लेकिन ह्यू अभी भी जल्दी निकलना चाहता है। वो एना से कहता है, हम तुम्हें शेल्टर ले जाएंगे, लेकिन जेन को नहीं। लेकिन इस बार वो अपने बच्चे को बचाना चाहती है। वो बात कर रहे होते हैं कि अचानक आसमान फिर अंधेरा हो जाता है और बारिश शुरू हो जाती है। पानी तेजी से इमारत को भरने लगता है। ऊपरी मंजिलों को धीरे धीरे भरता हुआ कोई रास्ता बचाता नहीं। तीनों खुद को बचाने के लिए फिर ऊपर की ओर दौड़ते हैं। रास्ते में एना एक प्रेग्नेंट महिला को गंभीर हालत में देखती है। एना उसकी मदद करती है, ह्यू के बार बार अनदेखा करने की सलाह के बावजूद। वो अपना ओवरकोट उसे देती है मदद के लिए और बेटे को लेकर चढ़ना जारी रखती है। रास्ते में जेन अपनी माँ से पूछता है कि उस महिला का क्या हुआ और वो बीमार क्यों थी। एना उसे बताती है कि वो बीमार नहीं है बल्कि लेबर पेन में है। ये सुनकर जेन सरप्राइज्ड हो जाता है और एना से पूछता है, क्या तुम्हें भी उतनी ही पेन हुई थी। ये सुनते ही एना की आंखें नम हो जाती हैं। इस बार भी ह्यू एक बार फिर एना से कह रहा था कि बच्चे को छोड़कर जल्दी ऊपर चढ़ो, किंतु जेन के कहे शब्दों ने एना को भावुक कर दिया था। वो ह्यू से कहती है, मैं अपने बेटे को साथ ले जाऊंगी, उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। अब वे तीनों तेज गति से ऊपर चढ़ने लगते हैं और लास्ट फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। यहाँ उन्हें एक हेलीकॉप्टर आता दिखाई देता है जो उन्हें बचाने आ रहा है। उन्हें पहले ही बताया जा चुका था कि एना को जरूर बचाना है क्योंकि ऑल ह्यूमैनिटी उस पर डिपेंडेंट है। एना का कार्य नई ह्यूमैनिटी के क्रिएशन एंड प्रिजर्वेशन के लिए एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। वे एना को बचाते हैं किंतु एना जेन को साथ आने को कहती है। सुरक्षाकर्मी जेन को न्यू ह्यूमन 77 कहकर संबोधित करते हुए एना को अपनी ओर खींचते हैं और ये देखकर उसे कुछ समझ नहीं आता है। वो अपने बेटे के लिए चीखती चिल्लाती है किंतु ह्यू उसे समझाता है कि वो उसका बेटा नहीं है। ह्यू आगे बताता है कि उनका बॉस भी मृत नहीं है बल्कि अपने बच्चों को बचाने के लिए कंपनी से भाग गया था। सुरक्षाकर्मी जेन को एनेस्थीसिया इंजेक्ट करते हैं और उसके सिर के बाल मुंडवा देते हैं, जबकि एना दया की भीख मांगती रहती है। ह्यू सुरक्षा कर्मियों से एना को बचाने के लिए संघर्ष करता है किंतु एक कर्मी उसे परास्त कर देता है और उसे गोली मार दी जाती है। वे उसे बताते हैं कि यहाँ कोई आश्रय नहीं है, सभी मृत्यु को प्राप्त होंगे और सिर्फ जीवित रहने वाली एना होगी। वे जेन को मार देते हैं और उसके ब्रेन से डेटा चिप निकाल लेते हैं। हेलीकॉप्टर केवल एना और चिप लेकर उड़ जाता है और नीचे की संपूर्ण दुनिया बाढ़ में डूब चुकी होती है। इसी क्षण धरती से 7 रॉकेट विस्फोट करते हुए ऊपर उठते हैं। पता चलता है कि 15 मिनट में मीटियोर्स धरती से टकराएंगी और सब कुछ समाप्त हो जाएगा। वैज्ञानिकों को केवल माँ की भावनाओं की आवश्यकता है, नई क्रिएशन ऑफ ह्यूमैनिटी के लिए। इसी कारण वे एना का उपयोग कर रहे हैं। ये कहते ही एना को एक नई सिमुलेशन में डाल दिया जाता है और पता चलता है कि ये सब वास्तव में घटित नहीं हो रहा था। वास्तव में उन्हें नई क्रिएशन ऑफ ह्यूमैनिटी के लिए माँ की भावनाओं की आवश्यकता थी। इसी कारण ये सिमुलेशन एना के ब्रेन में चलाया जा रहा था।
जिसमें उसे बार बार इस डूबते संसार में भेजा जाता था और उसे अपने बेटे को बचाने का कार्य सौंपा जाता था। ऐसा इसलिए ताकि एना माँ की भावनाओं का इंजन बन सके और आर्टिफिशियल मनुष्यों के क्रिएशन में उपयोग की जा सके। जैसे ही एना अपने बेटे को बचा लेती है, उसके मस्तिष्क में एक नई सिमुलेशन आरंभ हो जाती है और एना अपने बिस्तर पर जागती है और वही पुराने फोन कॉल्स प्राप्त करती है। किंतु इस बार वो सतर्क थी। उसे अपनी कुछ पुरानी मेमोरीज रिकॉल हो रही थी। वो अपने बेटे जैन को समझाती है कि अजनबी से कुछ नहीं लेना चाहिए। रोते हुए जैन उससे पूछता है, माँ, मैं हमेशा 6 साल का क्यों रहता हूँ, मैं बड़ा क्यों नहीं होता? वास्तव में ऐसा इसलिए था क्योंकि जैन अभी भी सिमुलेशन में था। इसी मोमेंट एक और बड़ी लहर बिल्डिंग से टकराती है और एना जैन को पकड़कर पानी में कूद पड़ती है। तैरते समय जैन एना से बिछड़ जाता है। एना पानी में जैन को खोजती है, किंतु एक तैरती कार उससे टकरा जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी सिमुलेशन वापस स्टार्ट हो जाती है। ह्यू एना को नई सिमुलेशन में वापस जिंदा करता है और इस बार एना को एहसास होता है कि उसका बेटा जैन भीड़ में खो गया है। किंतु एना अपने बच्चे को बचा लेती है और एक नई सिमुलेशन स्टार्ट होती है जिसकी संख्या 1931 है। इस सिमुलेशन में एना बालकनी से कूद पड़ती है क्योंकि उसे डर है कि ह्यू उसके बच्चे को मार डालेगा। इस बार वो अपने बच्चे को कहीं नहीं पाती। फिर उसे याद आता है कि एक बच्चा पुरानी लिफ्ट के अंदर फंसा था। ये एक पुरानी मेमोरी थी। सिमुलेशन के माध्यम से उसे एहसास होता है कि लिफ्ट के अंदर एक बच्चा था और वो एना को बताता है कि कुछ लोग उसके बच्चे को लेकर भाग रहे हैं। एना हथौड़ा लेकर उनके पीछे जाती है अपने बच्चे को बचाने। वे अनेक चोरियां कर रहे थे और एना के बच्चे को हानि पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे, किंतु एना अपने बच्चे की रक्षा के लिए उन पर अटैक कर देती है। वे लोग भी एना का पीछा करते हैं और उसे मारने का प्रयास करते हैं, किंतु ठीक समय पर लिफ्ट में फंसी लड़की और उसका पति आते हैं और एना को बचा लेते हैं। उसके बाद लड़की उन्हें तीनों को अपने घर ले जाती है, जहां उसके दादा दादी देखते हैं कि पानी उनकी मंजिल तक पहुंचने वाला है। एना उस लड़की को जिसने उसके बेटे को बचाया था तथा उसके दादा दादी को जाने को कहती है, किंतु लड़की उसके दादा दादी और उनके बुजुर्ग जाने से इनकार कर देते हैं। एना और समय नष्ट करती है और चली जाती है। फाइनली उसकी मौत हो जाती है। इस प्रकार अनेक सिमुलेशन घटित होते हैं और एक सिमुलेशन में एना उस प्रेग्नेंट महिला की सहायता करती है जिससे वो बार बार कॉरिडोर में मिलती रहती है। इन सब सिमुलेशंस के बाद एना एक नई सिमुलेशन से जागती है और अपना फोन पाती है। उसमें उसके बेटे ने एक चित्र बनाया था और वही चित्र बार बार अपडेटेड किया गया था। इससे एना को एहसास होता है कि वो बार बार एक ही सिमुलेशन एक्सपीरियंस कर रही है। हमेशा की तरह जब ह्यू उसे फोन करता है, मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ, एना ह्यू को सच बताती है। ये रियल लाइफ नहीं है, ये सब केवल एक सिमुलेशन है और इसमें हमें केवल अपने बेटे को बचाना है। एना ह्यू को ये भी बताती है कि वो भी उसकी सिमुलेशन का हिस्सा है। वो उसकी सहायता करने को अग्री हो जाता है। इस बार हमेशा की तरह सुरक्षा कर्मी केवल एना को लेने आते हैं और जैन को मारना चाहते हैं, किंतु इस बार एना इस सिमुलेशन में अपने बेटे को बचाने के लिए दृढ़ निश्चय कर लिया है। इस सिमुलेशन के अंदर वो ह्यू के साथ मिलकर सभी सिक्योरिटी गार्ड से स्ट्रगल करती है और ऊपर चढ़ने का प्रयास करती है। वो पूरे बिल्डिंग में अपने बेटे को खोजती है, किंतु उसे कहीं नहीं मिलता। वाटर लेवल इतना बढ़ जाता है कि लास्ट फ्लोर भी पानी में डूब जाता है। एना छत पर पहुंचती है और कबाड़ में छिपी एक अलमारी देखती है। उसे पता था कि उसका बेटा वहीं होगा। जब वो उसे खोलती है तो उसे बेहोश पड़ा अपना बेटा जैन मिलता है। जैसे ही वो अपने बेटे को होश में लाती है, वो कहता है, तुमने अपना वादा निभाया माँ, तुम वापस आ गई। तुरंत उसने अपने बेटे को गले से लगा लिया और सीन कट होकर रियल वर्ल्ड में रियल एना को दिखते हैं। इतनी सिमुलेशन के बाद वो मरने वाली थी। वो डायरेक्टर से कहती है, कृपया मेरी मेमोरीज को तुरंत अपलोड कर दे ताकि मैं अपनी सिमुलेशन में हमेशा अपने बेटे जैन के साथ रह सकूं। यहाँ से हमें फिल्म का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हमें पता चलता है कि जैन और एना का संबंध शुरू से ही एक प्रयोग मात्र था। जैन एक लेबोरेटरी में निर्मित आर्टिफिशियल बच्चा था और एना के विचारों एवं मेमोरीज से कंबाइंड किया गया था ताकि वो एना की भावनाओं को अब्सॉर्ब कर सके। फाइनली सभी सिमुलेशन समाप्त हो जाते हैं और हम देखते हैं कि एना और जैन को नए शरीरों में ट्रांसफर कर दिया गया है, जिन्हें ये प्रिंटेड शरीर कहते हैं। ये आर्टिफिशियल मानव शरीर हैं। अब माँ और बेटे को एक नए प्लैनेट पर भेजा जा रहा है ताकि वहाँ नई ह्यूमन कम्युनिटी का आरंभ करें, एक न्यू ह्यूमन कम्युनिटी बसाएं। यहाँ फिल्म समाप्त होती है इन दोनों माँ और बेटे को दिखाते हुए।